हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JH एग्जाम प्लेक्स पे। याद रहे चैनल का नाम है JH एग्जाम प्लेक्स, जो कि आपके लिए एक वरदान लेके आया है, जो कि वीवीयू के सारे कोर्सेज, चाहे वो माइनर हो, मेजर हो, MDC हो या फिर और भी कुछ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 के तहत आपको पढ़ना है, वो सब कुछ हम लोग देने वाले हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एमडीसी में सेमेस्टर 1, 2 और 3 के लिए जो हम लोग सिलेबस है आपका हिस्ट्री का, उसका आज पहला क्लास है, जो कि मैं यहां पर लेके आया हूं आपके लिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, ये सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एमडीसी में हिस्ट्री है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आप एक चीज जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपका एमडीसी में कौन सा सब्जेक्ट है, और आपके कमेंट से हम लोग को, हमारी टीम को ये पता चलेगा कि हम लोग को किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है एमडीसी के लिए। ठीक है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, JH एग्जाम प्लेक्स को, क्योंकि ये आपके लिए सारे सब्जेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला है। ठीक है, चलिए, तो आपको सबसे पहले सेमेस्टर 1, 2 और 3 के लिए जो सिलेबस है हिस्ट्री का, उसको एक बार शो कर देते हैं। आप देख लीजिए आपका हिस्ट्री का सिलेबस है क्या। तो आपके स्क्रीन के सामने ये हिस्ट्री का सिलेबस दिख रहा है। बहुत छोटा सा सिलेबस है। इसको आप बोल सकते हैं कि आपका जो हिस्ट्री है वो मेनली 3 पार्ट में होता है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। आधुनिक भारत, मध्यकालीन और एंशिएंट हिस्ट्री में आपका जो पढ़ना है मेन, वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है। तो आधुनिक भारत में आपका पढ़ाई कहां से होता है सबको पता होगा। 1857 का रिवॉल्ट, 1857 का विद्रोह से। तो ये आपका सबसे पहला पोर्शन है आपके हिस्ट्री का, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का क्या, रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, 1857 का विद्रोह। एक चीज और बता दें, आज टाइपिंग सिर्फ इंग्लिश में हुआ है, और यहां पर क्लास तो खैर दोनों लैंग्वेज में चलेगा, बाइलिंगुअल, लेकिन जो नोट्स बनेगा, जो नोट्स आपको मिलेगा, जो कि हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, नोट्स उसी पर सबको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसका जो नोट्स है वो इंग्लिश हिंदी में आपको मिल जाएगा। अगर आपको क्लासेस बिल्कुल हिंदी में चाहिए तो उसका भी आप कमेंट करके जरूर बता दें, क्लासेस प्योर हिंदी में चाहिए। ठीक है, ऐसे आज तो हम समझाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन नोट्स जो है वो सिर्फ इंग्लिश में है। ठीक है, चलिए, तो आपका सिलेबस का पहला पार्ट क्या है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। तो उसका क्या क्या पढ़ना है आपको, तो उसका कॉजेस पढ़ना है, नेचर पढ़ना है और इफेक्ट्स पढ़ना है। तो आज हम लोग मेन पढ़ेंगे कॉजेस, क्या कारण था 1857 के विद्रोह के होने का। ठीक है, क्योंकि ये देखने में लग रहा है एक लाइन का टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक है अपने आप में थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं निकल सकते। ठीक, दूसरा टॉपिक है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्मेशन, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, नरम दल, गरम दल, वो किसमें पढ़ना आपको, आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये आपका सेकंड टॉपिक है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का। आगे देखें अगर आपके सिलेबस में कि थर्ड पार्ट आपको क्या पढ़ना है, तो मे बी गांधी जी के बारे में ही पढ़ना होगा। आप देख सकते हैं यहां पर सेम आपको जो हम बताएं, गांधी जी के बारे में ही पढ़ना है। क्या है, गांधीयन मूवमेंट एंड इंडियन इंडिपेंडेंस। और गांधी जी जिस जिस इंपॉर्टेंट मूवमेंट से जुड़े हुए थे, सब मूवमेंट आपको पढ़ना है। आप देख सकते हैं थर्ड नंबर में वही है, गांधीयन मूवमेंट एंड इंडियन इंडिपेंडेंस। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, नन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 3 मेन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा जो हुआ था, नन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 आंदोलन आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स का तैयारी आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है आपका रेवोल्यूशनरीज। जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो रेवोल्यूशनरीज के बारे में आपको जानना है, और आपको पता है आपके देश के लिए कौन कौन बलिदान दिए हैं, बिल्कुल आपको पता होगा। नाम आप देखेंगे यहां पर कौन कौन है, किनके किनके बारे में आपको पढ़ना है। भगत सिंह के बारे में पढ़ना है, सावरकर जी के बारे में पढ़ना है,
गदर पार्टी, HSRA, खुदीराम बोस, उधम सिंह और अरबिंदो घोष, इतने लोगों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे थे तो बहुत सारे लोग जो देश के लिए बलिदान दिए हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये था आपका फोर्थ सिलेबस का फोर्थ पार्ट, रेवोल्यूशनरीज एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक, नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है, और ये आखिरी पार्ट है आपका ये फिफ्थ पार्ट। अब इसमें क्या पढ़ना है, आप देखिए रेवोल्यूशनरीज आप पढ़ लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट तक 1942 तक आप पहुंच गए। अब आपको क्या करना, आप देश का आजादी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि आजादी के समय और आजादी के बाद हुआ क्या। तो यहां पर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, तो भारत का आजादी और पार्टीशन जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसके बारे में पढ़ना है। उसमें फिर जिन्ना और डिमांड ऑफ पाकिस्तान, जिन्ना के बारे में पढ़ना है, और पाकिस्तान का जो डिमांड हुआ था किस कारण से हुआ था, सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में पढ़ना है। तो ये है आपका छोटा सा सिलेबस, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन टॉपिक इसमें बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, हम लोग इसको डिटेल से करेंगे। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो 1857 का विद्रोह करने वाले हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसका आज हम लोग कॉजेस देखेंगे। नोट्स आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहीं पर नोट्स PDF फॉर्मेट में जो भी PPT आपको यहां पर हम लिखेंगे इस पर, वो आपको मिल जाएगा। नोट्स पूरा टाइप्ड है, आपको लिख लेना है। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर थोड़ा सा बता दीजिए बुक्स को, किन किन बुक्स को फॉलो किया जाए। तो अगर आप बुक्स देखिए, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम तो पढ़ा रहे हैं तो आपको दिमाग में वो तो घुसेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी जो आपको डिटेल स्टडी करना है तो बुक्स पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। यहां तक कि पूरे 8 सब्जेक्ट के लिए आपको बुक्स पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी, जो ओल्ड एनसीईआरटी है, बुक बाय बिपिन चंद्रा, इसको आप रेफर कर सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी। इसके अलावा यूपीएससी के लिए एक बुक फेमस है, आप सबको पता होगा, स्पेक्ट्रम, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं। और भी बुक्स है लेकिन ये बुक्स पर आप रिलाई कर सकते हैं, एमडीसी आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे 1857 का रिवॉल्ट क्यों हुआ था, उसका कारण क्या था। ठीक है, अब देखिए 1857 का रिवॉल्ट होने का कारण था दुख, जो भारतीयों में दुख था, किसको लेके, अंग्रेजों के विरुद्ध। जो अंग्रेज लोग यहां पर अपने जो जितना भी पॉलिसीज लेके आ रहे थे, जो भी पॉलिसीज लेके आ रहे थे, वो सिर्फ अपने ही फायदा के लिए ज्यादा लेके आ रहे थे, उसमें इंडियंस का फायदा बहुत कम था। तो इससे बहुत ज्यादा रोष, बहुत दुख और गुस्सा उमड़ रहा था भारतीय लोगों में। ठीक है, खास करके जो भी उनका पॉलिसीज था, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, सोशियो रिलीजियस पॉलिसीज हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हो, या पॉलिटिकल जो भी कॉजेस हो, सब एक कारण बन रहा था एक विद्रोह का। और कोई भी विद्रोह एक दिन में जन्म नहीं लेता है, ये कहानी शुरू होता है 1757 से, बैटल ऑफ प्लासी से ही। उस समय से ही जो 1 साल का अंतराल था 1757 से लेके 1857 तक, उसके बीच इतना रिफॉर्म्स हुआ, इतना चेंजेस हुआ, इतना सोशियो रिलीजियस चेंजेस हुआ इस देश में, जो कि धीरे धीरे यहाँ के लोगों के मन में उन लोग के विरुद्ध विद्रोह का भावना को जन्म देने लगा। और एक दिन तत्कालिक विद्रोह जो हुआ, आपको पता है कि जो 1857 का जो तत्कालीन विद्रोह था, वो था कार्ट्रिज राइफल, जो इनफील्ड राइफल था, जो मंगल पांडे जिसका यूज करने के लिए मना करते थे, उस पर विद्रोह तत्कालीन कारण बना। लेकिन क्या वो तत्कालीन कारण ही मेन कारण था? तो नहीं, ऐसे जितना भी कारण था वो उसमें तत्कालीन कारण, आपके जो बुक्स आप पढ़े हैं 8, 9, 10th में, वो तत्कालीन कारण आपको ज्यादा दिखता है। लेकिन सिर्फ एक दिन का या एक छोटा सा कारण से कोई विद्रोह नहीं हो सकता। विद्रोह को पनपने में कम से कम 50 से 60 साल लगता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पिछला 40, 50, 60 साल में ऐसा क्या अंग्रेज लोग करके चले गए थे या कर रहे थे भारतीयों के विरुद्ध, जिनके कारण ये विद्रोह को उभारना पड़ा, आगे निकालना पड़ा और विद्रोह अंग्रेज के खिलाफ करना पड़ा। तो हम लोग देखेंगे तो इससे कौन कौन अफेक्ट हुए थे वो तो हम लोग देखेंगे ही। तो अफेक्ट होने वाले कौन कौन थे? जितने भी
इंडियन स्टेट्स थे, सब स्टेट्स अफेक्टेड थे अंग्रेज के पॉलिसीज से। जितने भी इंडियन स्टेट्स थे वो अफेक्टेड थे। जो सिपाही थे जो अंग्रेज के लिए काम करते थे, जो इंडियन सिपाही थे, सिपॉइज उनको इंग्लिश में बोलते हैं, जो अंग्रेज के लिए काम कर रहे थे, वो भी दुखी थे। कारण क्या है हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। जमींदार, पीजेंट्स मतलब फार्मर, किसान, ट्रेडर्स, आर्टिसन, पंडित, मौलवी, सब स्कॉलर, सब उनसे पीड़ित थे। तो पीड़ित होने के कारण ही जितना भी क्लास था, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, जितना भी क्लास था, यहां तक कि सिपॉइज हो गया, मर्चेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, सब के सब अंग्रेज से गुस्सा थे और विद्रोह का कारण इसी तरह से पनपा। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे कि विद्रोह का कारण क्या क्या हो सकता है। एक पेज ऐड कर लिया जाए। तो यहां देखेंगे हम लोग कॉजेस। कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 हिंदी में लिख दे 1857। 1857 के विद्रोह का कारण, के विद्रोह का कारण। तो बहुत सारा कारण है, कारण हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आप ग्रेजुएट लेवल का तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए रहते एसएससी या फिर उसके लिए, तो हम लोग ऊपर ऊपर निकल जाते हैं। ठीक है, तो मेन जो कॉज होगा इसका, वो हम लोग बहुत सारे फेज में इसको डिवाइड करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज, राजनैतिक कारण। अब पॉलिटिकल कॉज आप थोड़ा पीछे से चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। विद्रोह तो 1857 का है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि विद्रोह एक दिन का कहानी नहीं होता है, ये पीछे से चला आता है, धीरे 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 ये एक विकराल रूप ले लेता है। तो पॉलिटिकल कॉज में आप देखेंगे क्या कि पॉलिटिकल कॉज में क्या क्या मेन कारण था इस विद्रोह को पैदा होने का। तो पॉलिटिकल कॉज में सबसे पहले आप देखेंगे जो लॉर्ड वेलेस्ली का था, लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या था? तो लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस लेके आए थे। इसके तहत वो राज्य को, किसी भी राज्य को अपने एनेक्स कर लेते थे, उस पर कब्जा कर लेते थे सब्सिडरी अलायंस के तहत। तो आप बता सकते हैं सब्सिडरी अलायंस में कौन सा स्टेट था या कौन सा आप बोल सकते हैं प्रोविंस था जो सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को अपना लिया था। एक क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा स्टेट था पहले। तो सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आए थे? लॉर्ड वेलेस्ली। दूसरा क्वेश्चन कि सब्सिडरी अलायंस अपनाने वाला, सब्सिडरी अलायंस को अपनाने वाला कौन सा स्टेट था? तो वो स्टेट था आपका हैदराबाद। हैदराबाद। ठीक, अब हैदराबाद आपका पहला स्टेट था और ये अपनाया कब था? 1798 में। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस में क्या होता है कि फॉरेन मैटर्स जो होता है वो ब्रिटिश के हाथ में चला जाता है, आपका फॉरेन मैटर्स। और सब्सिडरी अलायंस में आप बोल सकते हैं जो ब्रिटिश बोलेगा आपको वो करना होगा, खास करके टैक्सेशन। ठीक है, उसी तरीके से एक और पॉलिटिकल कॉज है जो लोगों में एक जो हीन भावना था अंग्रेजों के विरुद्ध, उसको भड़काया। ठीक, तो सेकंड क्या था आपका? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाने वाले कौन थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कौन लाए थे? तो लॉर्ड डेलहाउजी। डेलहाउजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था कि आपका कोई भी, मान लीजिए आप कहीं के राजा हैं किसी भी एम्पायर के, आपका कोई नेचुरल हेयर नहीं है, आपका कोई नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं है, आप किसी को गोद लिए हैं तो वो आपका उत्तराधिकारी उस किला का या उस एम्पायर का राजा नहीं कहलाएगा।
ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चिंगारी भड़काया इस रिवॉल्ट में। पॉलिटिकल कॉज जो था इसका, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ज्यादा आप कोई भी उत्तराधिकारी जो आपका अपना नहीं है, आप किसी को गोद लिए हैं, तो वो नहीं हो सकता। तो इसको आप बोलते हैं राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप बताइए कि कौन सा ऐसा प्रोविंस था या स्टेट था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हड़पा गया था? बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सतारा। सतारा। सतारा कहां है? महाराष्ट्र में है। तो सतारा एक ऐसा सिटी था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत पहले हड़पा गया था। ठीक है। तो पहला हम लोग क्या देखे पॉलिटिकल कॉज में? सब्सिडरी अलायंस। दूसरा क्या देखे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये मेन है, हुआ तो बहुत सारा था, ठीक है, बहुत सारा पॉलिटिकल कॉज है, लेकिन जो मेन है जिसके कारण ज्यादा आग भड़का वो यही सब है। और तीसरा था जो सबसे मेन, ये तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था अवध का एनेक्सेशन। ठीक है, अवध पर कब्जा, मिसमैनेजमेंट बोल के अवध पे कब्जा कर लिया गया। अवध एनेक्सेशन, मिसमैनेजमेंट बोल के अवध पर कब्जा कर लिया गया। अब देखिए अवध में होता क्या था, ज्यादातर सोल्जर्स अवध के ही, उसके जो ब्रिटिश आर्मी थे उसमें डिप्लॉय किए जाते थे। तो अवध में एक घर से, एक हाउस से, विलेजेस का या फिर कोई किसी भी जगह का, एक जगह से एक सोल्जर और एक पीजेंट होते थे। ठीक है, तो एक सोल्जर और एक पीजेंट होने से अब एक ही घर में एक पीजेंट और एक सोल्जर है, और सोल्जर है आपका ब्रिटिश आर्मी में, और ब्रिटिश आर्मी उन्हीं पीजेंट्स को सप्रेस करने के लिए उन सोल्जर्स को बोलता था कि आप इन पीजेंट्स को सप्रेस कीजिए। तो बताइए, कोई भी अपना घर वाला अपने घर वालों को सप्रेस करेगा तो उसके मन में गुस्से का भावना आएगा कि नहीं आएगा? तो ये एक बड़ा चिंगारी भड़काया था। अवध का जो एनेक्सेशन हुआ था और वहां पर जो पॉलिसीज लगाया जा रहा था वो बिल्कुल भी देश के हित में नहीं था, अवध के हित में नहीं था। तो यहां पर जैसा कि हम आपको पहले बताएं, सबसे ज्यादा सोल्जर्स जो थे वो अवध के डिप्लॉय किए जाते थे। तो यहां पर बहुत ज्यादा सोल्जर्स होने से 60,000 जो सोल्जर्स थे, 60,000 जो सिपाही थे, उनको डिसबैंड कर दिया गया, हटा दिया गया। सोल्जर्स वेयर डिसबैंडेड, 60,000 सोल्जर्स वेयर डिसबैंडेड फ्रॉम ब्रिटिश आर्मी। तो इनको हटा दिया गया। अब ये यहां से हट गए हैं तो ये कहां जाएंगे? ये अब चले जाएंगे अपने अपने घर और ज्वाइन कर लेंगे अपने पीजेंट भाई को, या फार्मिंग स्टार्ट कर देंगे, पीजेंट बन जाएंगे। और वहां पर जो पहले से आग लगा हुआ था पीजेंट लोग का ब्रिटिश लोग के खिलाफ, उसी विद्रोह में जाके ये शामिल हो जाएंगे। तो ये सब कारण था, पॉलिटिकल कॉज था जो अंग्रेज के विरुद्ध कारण बना 1857 का। एक और पॉलिटिकल कॉज अगर हम लोग डिस्कस करें तो जो मुगल एम्परर लोग थे, जो मुगल एम्परर थे, लास्ट आपको पता है बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह टू, जो मुगल एम्परर थे आपका बहादुर शाह टू, इन्हीं तक लास्ट बादशाह का उपाधि रखने दिया गया। इसके बाद से जो टाइटल था और जो किला था इन लोग से छीन लिया गया। इसके बाद ब्रिटिशर्स लोग का कहना था कि आपके बाद जो भी हेयर होंगे आपके, वो टाइटल और फोर्ट जो किला है उसका यूज नहीं करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो पॉलिटिकल कॉज में ये सब मेन कारण था जो पॉलिटिकल कॉज का बन रहा था। ठीक है, आपको कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। लास्ट में हम आपको दिखा भी देंगे जो टाइप करके यहां पर लाए। ठीक है, तो ये सब था आपका पॉलिटिकल कॉज। दूसरा अगर आप देखें, दूसरा कॉज का बात करें तो दूसरा है आपका इकोनॉमिक कॉज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक कॉज। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ भी हो जाए, देश को चलने के लिए इकोनॉमी चाहिए, और इकोनॉमी सबसे ज्यादा आपको पता है एग्रीकल्चर से, उस समय भी और अभी भी एग्रीकल्चर पर निर्भर है बहुत सारे लोग। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स लोग ऐसा पॉलिसी लेके आते थे जो एग्रीकल्चर को हिट करता था, ट्रेड को हिट करता था। तो दो मेन चीज जहां पर ये पॉलिसीज इनका हिट करता था वो था, एक क्या? एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर और दूसरा था ट्रेड। अब एग्रीकल्चर में कैसे हिट करता था, तो इनका लैंड कन्फिस्केशन, ठीक है, लैंड को कब्जा करना, खास करके तालुकदार का, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में इन लोग करते क्या थे, इन लोग रेवेन्यू बढ़ा देते थे, टैक्सेशन बढ़ा देते थे, ठीक है। जो भी पीजेंट्स का फार्म होता था, जहां से वो लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते थे, उसका टैक्सेशन बढ़ा देते थे, चाहे खेती हो ना हो। तो इसके होने से कौन कौन इफेक्ट होते थे, तो इसके होने से रेवेन्यू के बढ़ने से सबसे ज्यादा इफेक्ट होता था पीजेंट्स को। जो फार्मर थे वो बहुत बुरी तरह प्रभावित होते थे। तो प्रभावित होने से सिर्फ नहीं होगा ना, भूख भी तो लगता है। तो भूख लगने से होगा क्या कि इनको चाहिए पैसा और इनको काम करना है, कमाना है। तो पीजेंट्स पहले से ही अफेक्टेड थे और रेवेन्यू बढ़ने से और इन पर इफेक्ट पड़ा। तो ये क्या लेने लगे, ये मनी लेंडर्स के पास जाने लगे, मनी लेंडर्स के पास जाने लगे, जमींदार्स के पास जाने लगे, ठीक है, ट्रेडर्स के पास जाने लगे पैसे लेने के लिए। तो मनी लेंडर्स इनको पैसे देते थे और उन पैसों से ये अपना गुजारा करते थे और इन पर इतना ही बढ़ जाता था मनी लेंडिंग का पैसा कि लैंड इनको छोड़ना पड़ जाता था। तो मनी लेंडर जो थे वो नए लैंडलॉर्ड बन जाते थे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स किसी को छोड़ने वाला नहीं है, लैंड किसी का भी हो, पैसा उसको देना पड़ेगा, रेवेन्यू उसको देना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं, तो पीजेंट तो इफेक्ट हुए ही, आपके जमींदार भी इफेक्ट हुए, आपके जमींदार भी इफेक्ट हुए और आपके तालुकदार भी इफेक्ट हुए। तालुकदार कौन होते हैं, तो इनके पास एक अपना मैन पावर, आर्मी आप बोल सकते हैं, रहता है तालुकदार के पास, ठीक है। जस्ट लाइक जमींदार होते हैं, ये तालुकदार के पास अपना मैन पावर होता है। तो तालुकदार जो था, खास करके अवध के तालुकदार, तो इनका जो जमीन था वो बहुत ज्यादा ले लिया गया। खास करके जो एक ईमान कमीशन आया था 1842 में, उसके तहत 20,000 स्टेट इन लोग का ले लिया गया था अपने तौर पर ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन हम लिख देते हैं, जो ईमान कमीशन था 1842 का, वो 20,000 जो लैंड था वो अपने कब्जा में कर लिया। अब वो हो सकता है 1 एकड़ का हो, 2 एकड़ का हो जमीन, ठीक है, लेकिन 20,000 ऐसा लैंड को अपने अंडर में लेने का प्रावधान आया था ब्रिटिशर्स लोग के द्वारा, ईमान कमीशन के द्वारा, ठीक है। अब ये हुआ क्या था, कहां पर हुआ था ये तालुकदार वाला कहानी, तो ये हुआ था आपका अवध में। इसीलिए अवध मेन सेंटर है, ये जो 1857 रिवॉल्ट का है मेन सेंटर है, क्योंकि यहां पर देखिए आपका पीजेंट भी परेशान है अवध में, आपको पहले ही बता दिए, वहां के सिपाही लोग भी परेशान है, अब वो जमींदार और तालुकदार को भी परेशान कर रहा है। तो अवध मेन सेंटर बन गया है आपका रिवॉल्ट का, ठीक है। चलिए, तो ईमान कमीशन क्या किया, 20,000 स्टेट अवध का ले लिया जो तालुकदार रखते थे, ठीक है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लैंड कन्फिस्केशन, लैंड कन्फिस्केशन, अपने कब्जे में ले लेना, लैंड को अपने कब्जे में ले लेना, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गया। तो ये तो एग्रीकल्चर का बात था, ठीक है। यहां तक जो हम बात किए एग्रीकल्चर का बात किए, लेकिन ट्रेड भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। जो ट्रेड था उसको भी बहुत ज्यादा चोट लगा है। चोट लगने का कारण क्या है, यहां पर जो इंपोर्ट ड्यूटी था उसको बढ़ा दिया गया। अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से क्या होगा, सामान महंगा हो जाएगा, ठीक है। अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गया है और दूसरा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आया उसके वजह से यहां का जो आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट मैन सब है वो लोग को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा। कैसे, जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ब्रिटेन में, वहां से सब हैंडमेड गुड्स भारत में, फिनिश गुड और हैंडमेड गुड भारत में आने लगे। तो इससे हुआ क्या, यहाँ का जो लोकल हैंडीक्राफ्ट थे और आर्टिसंस थे उन लोग का बनाया हुआ गुड्स कोई नहीं खरीदता था। ऐसा पॉलिसीज ब्रिटेन बना दिया था कि उन लोग को बहुत चोट पहुंच रहा था। तो हो क्या रहा था, जो ट्रेड में, यहां तो एग्रीकल्चर में तो रेवेन्यू बढ़ा दिया, ट्रेड में क्या हुआ, ट्रेड में इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया ट्रेड में। तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से कौन कौन इफेक्ट हुए, तो भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर
और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो था वो बहुत ज्यादा इफेक्ट इस पर आया है। और जो यहाँ के रूलर्स थे, जो यहाँ का क्लोथ्स यूज करते थे, यहाँ का बना हुआ सामान यूज करते थे, वो भी अब संरक्षण हैंडीक्राफ्ट्समैन को नहीं दे पाते थे। आ रहा बात समझ में? तो ट्रेड में भी इफेक्ट आया, एग्रीकल्चर में भी इफेक्ट आया, एग्रीकल्चर में इफेक्ट आया रेवेन्यू को बढ़ाने से, और आपका जितना भी लैंड कन्फिस्केशन करने से। आप सुने होंगे, अगर आप पहले हिस्ट्री पढ़े हैं, तो महलवारी सिस्टम आया था, रेतवारी सिस्टम आया था, परमानेंट सेटलमेंट आया था। तो ये सब लैंड का लॉस था जो कि इंडियन लोग को सप्रेस करने के लिए ही मेनली बनाया गया था। ठीक है, तो ट्रेड से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का बात हुआ था। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से हुआ क्या? तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से आपका दो सेक्टर, एक इंडस्ट्री और एक हैंडीक्राफ्ट सेक्टर बहुत ज्यादा इफेक्ट पे आया। तो आर्टिसंस जो थे, लोकल आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट मैन, ये लोग अब कहां जाएंगे? इन लोग के पास तो काम रहा नहीं। ठीक है, और जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जो और ये जो स्किल्ड इंडस्ट्री है, यहाँ के जो स्किल्ड वर्कर थे, जिनके पास स्किल था लेकिन काम नहीं था, वो लोग भी अब किधर मूव करेंगे? तो वो लोग भी मूव करेंगे एग्रीकल्चर की तरफ। इधर जो 60,000 सोल्जर को डिसबैंड किया गया, ये लोग भी किधर मूव करेंगे? एग्रीकल्चर की तरफ। तो देख लीजिए एग्रीकल्चर पर कितना लोड बढ़ गया, और इधर हालत पहले से खराब था। तो ये सब कारण था कि 1857 रिवॉल्ट तो होना ही था, क्योंकि ये छोटा छोटा जगह से चिंगारी पूरे देश में फैल रहा था, सबको परेशान करके रखे हुए थे अंग्रेज लोग। ठीक है, तो अभी हम दो चीज डिस्कस किए आपके सामने, एक पॉलिटिकल कॉज और दूसरा आर्थिक जो कॉज था उसको डिस्कस किए। ठीक है, दो कॉज और मेन है, और वो कॉज क्या है अब इस पेज पे तो होगा नहीं, एक पेज को ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉजेस, जिसमें हम लोग दो कॉजेस पढ़ चुके, एक पॉलिटिकल और दूसरा इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा है सोशियो रिलीजियस, और ये बहुत ज्यादा, आप इसको तत्कालीन भी बोल सकते हैं, मतलब एक एक कोई भी नियम लाने से, कोई भी एक्ट लाने से, लेकिन वो इस देश के लिए अच्छा भी था, लेकिन उस समय आप एकदम से लागू कर देंगे तो चिंगारी भड़केगा ही। ठीक है, तो सोशियो रिलीजियस जो मैटर्स था या सोशियो रिलीजियस जो कॉज था, उसमें कौन कौन आ जाएंगे, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो पहला है आपका, तो पहला है सती को बैन किया गया। सती प्रथा आपको पता है, अच्छे से पता होगा। सती प्रथा को बैन किया गया 1829 में। ठीक है, 1829-30 में। आप बता सकते हैं कि सती प्रथा को बैन करने में किनका हाथ था? तो एक है विलियम बेंटिंक, एक है विलियम बेंटिंक, और किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से सती प्रथा पर बैन लगाया गया। ठीक है, अब ये आपको लगेगा ये तो ब्रिटिशर्स लोग का अच्छा काम था, लेकिन कोई भी रिफॉर्म अगर आप लेके आते हैं, ठीक है, कोई भी अचानक से रिफॉर्म लेके आते हैं, तो उसको पहले लोगों को समझाया जाता है। ऊपर से सीधे आप लागू कर देंगे, थोप देंगे, तो चिंगारी भड़केगा ही, आग लगेगा ही। ठीक है, तो सती प्रथा अगर रोकना ही था तो पहले लोगों को समझाना था, उसको एकदम रूट से स्टार्ट, एकदम बेस से, जड़ से स्टार्ट करना था, ना कि ऊपर से थोपा जाता है कोई भी रिफॉर्म। ठीक है, रिफॉर्म बहुत अच्छा था, सती प्रथा नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए था, लेकिन इसको आप अचानक से ला देंगे और रूट कॉज उसका नहीं समझाएंगे लोगों को, तो विद्रोह होगा ही। ठीक है, तो पहला था सती, दूसरा था विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज, जो एक्ट लाया गया था, विडो रीमैरिज जो एक्ट लाया गया था, वो भी एक जो 1857 का जो विद्रोह था, उसमें एक घी का काम कर रहा था, जो उसका आग था उसमें घी डालने का काम कर रहा था, कि यहां पर कोई भी विधवा का शादी नहीं होता था पहले। ठीक है, उन लोग को सती हो जाता था सब। लेकिन अब क्या होता है कि जब अंग्रेज लोग 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट लाया, तो वहां पर अब वहां पर शादी हो सकता है, जितना भी विधवा औरतें हैं सब शादी कर सकती हैं।
तो वही बात है कि आप ऊपर से रिफॉर्म थोपेंगे तो किसी को पसंद नहीं आएगा। आप पहले लोगों को समझाइए, जागरूक कीजिए, तब आप थोपिए। ठीक है, तो विडो रीमैरिज एक्ट जो 1856 में आया, इसके लिए कौन लेके आए थे आप बता सकते हैं? कौन लेके आए होंगे? तो ये लेके आए थे लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय। और किसके सहयोग से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आ रहा आपको बात समझ में? तो सती प्रथा पर रोक और विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम लाया गया 1856 में, तो उससे भारतीय लोग बिल्कुल नाखुश थे। ठीक है, तीसरा सोशियो रिलीजियस में, और तीसरा बात करें तो रिलीजियन डिसेबिलिटी एक्ट 1856। अब ये क्या था? रिलीजियन डिसेबिलिटी एक्ट क्या था? इसको आप हिंदू कन्वर्ट बिल भी बोल सकते हैं। मतलब हिंदू जो है वो अपना अगर कन्वर्ट कर ले क्रिश्चियनिटी में या फिर और भी कोई धर्म में, खास करके क्रिश्चियनिटी उन लोग का मोटो था, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर ले तो उनका इनहेरिटेंस नहीं जाएगा। मतलब जो मान लीजिए उनके जो फादर का या उनके दादा का जो भी प्रॉपर्टी होगा उनसे नहीं छीना जाएगा, अगर वो दूसरे में कन्वर्ट भी हो जाते हैं, दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तो ये विद्रोह का भावना और भड़का रहा था, ये कन्वर्ट वाला। इसको हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और जो सोशियो रिलीजियस कॉज में था इंपॉर्टेंट, वो है फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड पर अंग्रेज लोग रोक लगा दिए थे। तो आप ये सोशियो रिलीजियस वाला देखिएगा ना, तो आपको लगेगा अंग्रेज लोग बहुत अच्छा अच्छा काम किए हैं, लेकिन वही बात है कि काम आपको जड़ से करना पड़ेगा, ना कि ऊपर से। ऊपर से छिड़काव करने से कोई फायदा नहीं है। काम जब तक जड़ से नहीं होगा, लोगों को आप जागरूक नहीं करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। और ये फीमेल इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या, तो अभी भी हो रहा है। अभी भी कुछ कुछ स्टेट्स में, कुछ कुछ सिटीज में ये अभी भी हो रहा है, और उस समय तो चरम पे था फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो इस पर रोक लगा दिए अंग्रेज लोग। तो ये भी एक कारण बना, जो 1857 के विद्रोह का चिंगारी को भड़काने में ये भी एक कारण बना था, फीमेल इन्फेंटिसाइड। उसी तरीके से और आप देखेंगे यहां पर अंग्रेजों द्वारा वेस्टर्न एजुकेशन को थोपना, जो अंग्रेजी माध्यम जो था वो भारत में थोपने का कोशिश किया गया, वेस्टर्न एजुकेशन को। यहां पर आप जितना भी मिशनरी स्कूल देख रहे हैं सब उन्हीं लोग का देन है, जितना भी क्रिश्चियन मिशनरीज है सब उन्हीं लोग का देन है। ठीक है, तो ये सब ला तो रहे थे भारत में, लेकिन भारतीय लोग इससे बिल्कुल नाखुश थे, बिल्कुल नाखुश थे भारतीय लोग। ठीक है, तो वेस्टर्न एजुकेशन का आना और क्रिश्चियन मिशनरीज के आने से भारतीय लोग में खुशी नहीं था, नाखुश थे वो। ठीक है, उसी तरीके से रेलवे का आना। ठीक है, अब होता क्या था, रेलवे मान लीजिए एक डब्बा है, तो पहले कास्ट सिस्टम चरम में था। 1857 के समय कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा माना जाता था। अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वाले को नहीं पसंद करते थे, मिडिल क्लास वाले को नहीं पसंद करते थे। ठीक है, तो होता क्या था, रेल का जो डब्बा रहता था उसमें जो सीट्स रहते थे उसमें सब कास्ट वाले एक ही साथ यहां बैठते थे। तो इससे भी जो एक कास्ट वाले दूसरे कास्ट को पसंद नहीं करते थे, उनको एक साथ जबरदस्ती बैठना पड़ता था। तो यही सब छोटा छोटा कारण इस बड़े विद्रोह का कारण बना है। ठीक है, तो ये था आपका सोशियो रिलीजियस कॉज। तो पॉलिटिकल हम लोग देख लिए, इकोनॉमिकल हम लोग देख लिए, सोशो रिलीजियस हम लोग देख लिए कॉज में। ठीक है, अब हम लोग का बचा हुआ है एक और, जो सिपॉय कॉजेस था, जो सिपाही लोग नाखुश थे, वो किस लिए नाखुश थे वो देख लेंगे। उसके बाद आपका ये मेन कॉजेस जो है वो खत्म हो जाएगा। इमीडिएट कॉज हम लोग आज नहीं करेंगे इनफील्ड राइफल वाला, क्योंकि वही मेन चिंगारी है जहां से 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो एक कॉज आपका और बच गया, और वो क्या है, सिपॉय रिलेटेड कॉज। सिपॉय कॉज, जो सिपाही लोग में विद्रोह का भावना था, वो क्या सिर्फ उस जो इनफील्ड कैट्रिज राइफल था उसके कारण था? नहीं, उसके पीछे ही सिपाही लोग बहुत ही
अंग्रेज लोग उन पर अत्याचार कर रहे थे, बहुत खुश नहीं थे वो लोग अंग्रेज के पॉलिसीज से, ठीक है, ब्रिटिशर्स का पॉलिसीज जो उनके ऊपर लगाया जा रहा था उससे खुश नहीं थे। तो सिपॉय कॉज में सबसे पहले क्या हो रहा था सिपाही लोग के साथ कि इन लोग का जो प्रमोशन था वो रोक दिया गया था। मतलब इन लोग का प्रमोशन सिर्फ किस रैंक तक होता था, सूबेदार रैंक तक होता था, ठीक है। जैसे कोई नया रिक्रूटमेंट आया यूरोपियन से, कोई ब्रिटिशर नया रिक्रूटमेंट आया तो उन लोग का प्रमोशन जल्दी हो जाता था, लेकिन इन लोग का कोई पुराना सिपाही भी है तो इन लोग का प्रमोशन नहीं हो पाता था, तो इससे वो नाखुश थे। दूसरा, जो सिपाही लोग थे उन लोग पर एक रूल लगाया गया था, और वो रूल क्या था आपका कि आपको मान लीजिए इंडिया है, ये हो गया, ठीक है, कुछ सैनिक यहां है, कहीं भी कुछ सैनिक है, ठीक है, तो उनको देश से बाहर भी कभी कभी जाना पड़ता था, देश से बाहर भी जाके डिप्लॉय करना पड़ता था, जाके वहां पर काम करना पड़ता था। और उस समय के मान्यताओं के अनुसार, खास करके हिंदू धर्म में, उन लोग समुद्र को लागना पाप मानते थे। उन लोग ऐसा मानते थे कि समुद्र को लागने से उन लोग का धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लोग जो एक्ट लेके आए थे ब्रिटिशर्स लोग, तो यहां पर उस एक्ट में सबको कहीं ना कहीं जहां पर ब्रिटिशर्स चाहे वहां पर काम करने के लिए, वहां पर डिप्लॉय होने के लिए जाना पड़ता था। तो ये भी एक कारण बन रहा था कि आपको समुद्र पार करके जाना पड़ रहा था, और इस चीज से खुश नहीं थे भारतीय लोग। समुद्र पार करके जाना पड़ रहा था और इससे खुश भारतीय लोग नहीं थे, ठीक है। सिपॉयज में ये लोग और किस चीज से पीड़ित थे, तो ये लोग रंग भेद नीति से पीड़ित थे। जो रेशनलिज्म था वो भी चरम पर था, रेशियलिज्म, ठीक है। मतलब जो इंडियंस थे उन लोग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था अंग्रेज लोग के द्वारा, ठीक है। और क्या कारण था सिपॉय कॉज का, तो 1854 में एक पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था। अब इस पोस्ट ऑफिस एक्ट में क्या हुआ था कि पहले कहीं भी आप चिट्ठी भेजते थे, अभी भी होता है, जो बाहर काम करते हैं खास करके डिफेंस में, वो चिट्ठी भेजते हैं अपने घर में, तो उस समय भी जो चिट्ठी भेजा जाता था तो पहले 1854 से पहले जो पोस्टल स्टाम्प होता था वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप चिट्ठी भेज सकते थे। लेकिन 1854 में आप उस पोस्टल स्टाम्प का फिर पैसा लगने लगा। तो इस दो नीति से खुश नहीं थे भारतीय लोग, जो पोस्टल स्टैंप पे पैसा लगने लगा उससे खुश नहीं थे। तो ये सब कारण था जो कारण बना सिपाही लोग को विद्रोह करने का अंग्रेज लोग के खिलाफ। तो उन लोग का प्रमोशन रोक दिया जा रहा था, उन लोग को समुद्र पार करके कहीं भी डिप्लॉय कर दिया जा रहा था, उन लोग के साथ रंग भेद नीति हो रहा था, और जो उन लोग को चिट्ठी लिखने पर जो पोस्टल स्टैम्प था उस पर उन लोग का पैसा लग रहा था, ठीक है। तो ये था आपका सिपॉय जितना भी कॉज है। तो पॉलिटिकल हम लोग डिस्कस कर लिए, इकोनॉमिक डिस्कस कर लिए, सोशियो रिलीजियस डिस्कस कर लिए, और सिपॉय कॉज डिस्कस कर लिए। एक है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, वो ज्यादा बड़ा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज क्या है, प्रशासनिक जो कारण था वो क्या है कि यहां पर जितने पदाधिकारी थे अंग्रेज के, वो यहां पर करप्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे। करप्शन अगर आप सही मायने में अगर बोले तो वही लोग का देन है, ठीक है। तो करप्शन भारत में एकदम चरम पर था। यहाँ पर जितना भी पदाधिकारी लोग थे, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, सब करप्ट होते जा रहे थे अंग्रेज लोग, और यहाँ के लोगों को भी करप्ट